वहीं नेपाल में जेएनजी ने जो आग लगाई थी वो भले ही थम गई हो, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब नेपाल की सड़कों पर इस आंदोलन के बाद बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। सरकारी इमारतें, उनमें रखा सामान, फाइलें, गाड़ियां, सरकारी संपत्ति, सब कुछ तबाह हो गया। अब इस बात पर जद्दोजहद चल रही है कि नेपाल का भविष्य किसके हाथ में होगा। सुशीला कौरकी का नाम सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल की कमान अब किसके हाथों में होगी, ये प्रश्न सभी के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि केपी ओली भारी हिंसा और प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल का भविष्य किसके हाथ में सौंपा जाए, इसको लेकर जेएनजी की एक विशाल वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें देश के भावी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों पर काफी मंथन हुआ। इस ऑनलाइन बैठक में 5000 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस वर्चुअल मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बहुमत मिला। हालांकि ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सुशीला कार्की अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो नेपाल के विशेषज्ञों के मुताबिक वे सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सेगदेल से मिलेंगी और उनके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी हासिल करेंगी। जिस तरीके से उन पार्टीज के नेताओं को, उनके दफ्तरों को टारगेट किया गया, उससे तो ये पता लगता है कि उनके खिलाफ कितना रोष है जनता में। तो उनकी क्या अब स्टैंडिंग है कि वो कोई भी किरदार अदा कर सकें, लेकिन क्या जो दूसरे लोग हैं उनकी इतनी अपील है कि वो काठमांडू से या अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकल कर के एक ब्रॉडर पैन नेपाल अपील बना सकें? अभी हमारे को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। और अभी तक हमने जो हमारे सामने प्रमाण आए हैं वो ये है, नेपाल की राजनीति जो है पिछले 1-2 दशक में काफ़ी खंडित हो गई है। जिस तरीके के वर्डिक्ट्स आते हैं वो प्रॉपर, किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं आता तो काफ़ी डिवाइडेड वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब आप एक चुनाव की तरफ जाते हैं या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, एक इंटरिम सरकार बनती है कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, उसके बाद वापस राजनीति पटरी पे आती है। तो अभी तो सारी की सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जेएनजी के हिसाब से काठमांडू के मेयर बालेन शाह इस पीढ़ी में सबसे लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्होंने बार बार संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। नेपाल प्रेस के एक सूत्र के मुताबिक उनके जवाब न देने की वजह से ये चर्चा बाकी संभावित उम्मीदवारों पर केंद्रित हुई, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कौरकी को मिला। जेएनजी सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने एक खतवा लिखित समर्थन पत्रों की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार उन्हें 2500 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। चर्चा में बाकी संभावित उम्मीदवारों में कुलमन घिसिंग, सागर ढकाल और हरका सम्पांग हैं। रोचक बात यह कि रैंडम नेपाली नाम के एक मशहूर यूट्यूबर को भी काफी वोट मिले, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वे तभी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार होंगे जब कोई और उम्मीदवार इस पद के लिए राजी न हो। बात करें सुशीला कौरकी की तो 72 साल की सुशीला कौरकी नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने की थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर आधारित थी। ये नेपाल के न्यायिक और लैंगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया था। सुशीला कौरकी ने न्यायपालिका में आने से पहले शिक्षिका के रूप में काम किया था। उन्होंने एक निडर, सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त न्यायाधीश के रूप में पहचान बनाई। उनका कार्यकाल साहसिक फैसलों और राजनीतिक विवादों, खासकर वरिष्ठ मंत्रियों से जुड़े मामलों में सक्रिय होने के लिए जाना जाता है। सुशीला कौरकी 2006 के संविधान मसौदा समिति की सदस्य भी रही हैं, जहां उनके योगदान को व्यापक सराहना मिली। 2009 में उन्हें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश बनाया गया था और 2010 में स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में उन्होंने कुछ समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया और जुलाई में औपचारिक रूप से नियुक्त होकर नेपाल में महिलाओं के लिए न्यायपालिका में सभी बाधाएं दूर की। सुशीला कौरकी का करियर नेपाल में सामाजिक बदलाव का प्रतीक रहा। साल 2008 में नेपाल ने हिंदू राज्य में धर्मनिरपेक्ष
गणराज्य बनने का निर्णय लिया, जिसके बाद महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और वंश के संवैधानिक अधिकार मिले। कॉर्की का न्यायपालिका में उभार इस लंबी लड़ाई और महिलाओं के अधिकारों की सफलता का प्रतीक बन गया। एक इंटरव्यू में सुशीला कॉर्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कॉर्की के बयान से ऐसा लगता है कि वे भारत को लेकर काफी संजीदा हैं। इसके पहले काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन बालेंद्र का इतिहास भारत विरोधी रहा है। कॉर्की के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जैसी साबित नहीं होंगी। यूनुस ने सत्ता संभालते ही भारत विरोधी बयान देकर अपने इरादे जता दिए थे। पहली बात तो हम वेलकम करते हैं कि कोई एक लेजिटिमेट सरकार निकलती है। ये नहीं है कि टोटल कयास हो गया है, जो हालांकि जो हुआ है नेपाल में बेहद दुखद है। वायलेंस एंड किलिंग्स, बर्निंग्स, इतना तो वो बिल्कुल कंडेमनेबल ही नहीं होना, शॉकिंग है। बट अभी जो हो रहा है, अभी देखना है अब आज के 1-2-3 दिन में कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपका ये रेवोल्यूशन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं, और क्या नेपाल जो हुआ है अभी तख्ता पलटी कहेंगे, क्या पूरा का पूरा नेपाल मेजॉरिटी रूप से इससे एग्री करता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उधर जेन-जी के प्रदर्शनों के पीछे भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया प्रतिबंध और राजशाही की बहाली जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसे स्थानीय असंतोष का परिणाम बताया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे डीप स्टेट की साजिश से जोड़ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस सवाल के पीछे विदेशी ताकतें जैसे अमेरिका या चीन शामिल हो सकती है। जाहिर है कि ये भारत के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।